पेंशन भी दिया जाता है, पेंशन है। इसके बाद उन्हें यहाँ से जो उनका कार्य क्षेत्र है वहाँ से नमस्कार, पब्लिक टाइम्स में आपका स्वागत है और ले चलता हूँ कुछ खास खबर की ओर। हमारे सामने और हमारे साथ जो मेहमान है कोई परिचय की मोहताज नहीं, हालांकि बरसों से कई पुश्तों से चली आ रही लोगों के सेवा के लिए अपना जीवन गुजार दिए, मगर फिर भी एक बहुत बड़ा सवाल और एक बहुत बड़ी खुशखबरी आती है कि पहले जनता ने मुखिया बनाया, उसके बाद जनप्रतिनिधि ने मिलकर के मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष बनाया। सवाल उठता है और खुशखबरी भी आती है। और मैं सबसे पहले मुखिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कॉल करके बुलाया, और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभागी हूं मुखिया जी का। और सबसे दूसरी बात कि बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में टाइम देने के लिए। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि जिला अध्यक्ष का जो संघ की जो मधेपुरा जिला के जो कुमारखंड प्रखंड के मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष बने, इसको लेकर के बहुत सारी बातें करेंगे। फिर भी मगर एक सवाल उठता है जनप्रतिनिधि को लेकर के। तो सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरह से पंचायत चुनाव हुआ 2021 में, जो पंचायत चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद लगभग 84 या 90 दिन के बाद जिला संघ का जो अध्यक्ष होता है उनका चुनाव हो जाना चाहिए था, मगर इस चीज़ में पहला सवाल है कि 1 साल लग गया। देखिए, असल में 13/11/2021 13 नवंबर को 21 ईस्वी में हम लोगों का जो मुखिया का जो चुनाव था तो उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट के बाद दिसंबर में 30 तारीख को पूरे ज़िले में शपथ ग्रहण समारोह आयोजन हुआ और शपथ ग्रहण हुई। इसके बाद प्रत्येक प्रखंड में मुखिया संघ के अध्यक्ष का चयन हो गया और लंबे समय तक कोई आदमी इस पर सही ढंग से निर्वाचन के लिए कोई तत्पर नहीं रहे कि मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष का चुनाव हो जाए। तो ऐसे स्थिति में कुछ जो मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष थे वो लोग आपस में विचार विमर्श करके एक संयोजक की नियुक्ति किए। डॉक्टर विश्वबंधु बादल जो मुखिया ग्राम पंचायत बेलाड़ी के हैं प्रखंड कुमारखंड, उनको संयोजक बनाया गया और वे पूरे जिला में घूम करके तमाम अध्यक्षों से और माननीय मुखिया लोगों से संपर्क स्थापित करके 14 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई कि ये चुनाव संपन्न कराया जाए। सरकार की तरफ से 14 सितंबर को ही, संजोग कहा जाए कि 14 सितंबर को ही सरकार की तरफ से जीपीडीपी का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया, जिस कारण से उस बैठक में बहुत सारे मुखियागण उपस्थित नहीं हो सके। जो लोग उपस्थित हुए उन लोगों के बीच से दयानंद यादव बेलो के मुखिया जी को अध्यक्ष बनाया गया और अध्यक्ष के हुई तो इस तरफ ध्यान दिलाया गया कि आज तो बैठक में प्रखंड के जो प्रमुख हैं, मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, उन लोगों के भी अनुपस्थिति है और फिर मुखिया लोग भी अनुपस्थित हैं, इसलिए कौरम तो नहीं पूर्ण रहा है। तो इसी दरमियान 3 उम्मीदवारों का नाम आया, जिसमें मैं भी था और मधेपुरा प्रखंड के भेलवा ग्राम पंचायत के मुखिया परमेश्वरी बाबू, साहूगर पंचायत के मुखिया मुकेश जी और मैं, 3 उम्मीदवार सामने आए। तो कौरम नहीं पूरने के बाद अध्यक्ष महोदय ने तीनों उम्मीदवारों को बुलाकर अगली तिथि निर्धारित कर दिए कि अगली तिथि में चुनाव होगा और अगली तिथि निर्धारित की गई 16 अक्टूबर को। तो 16 अक्टूबर को जब फिर बैठक हुई तो फिर उसी दयानंद यादव जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक में प्रोटोकॉल के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि सभी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष ही जिला मुखिया संघ के चुनाव को संपन्न करेंगे और जो ये 3 उम्मीदवार हैं इसमें आपस में सामंजस्य स्थापित करके किसी को सर्वसम्मत बनाया जाए, ऐसा प्रयास किया जाए। इसलिए उस तिथि को स्थगित करके 13 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई। 13 नवंबर को सभी लोग उपस्थित हुए, उनमें सर्वसम्मति से डॉक्टर रविशंकर यादव को निर्वाची पदाधिकारी
बनाया गया तो निर्वाची पदाधिकारी, अध्यक्ष और निर्वाचक मंडल जो सभी प्रखंड के अध्यक्ष थे, उन तमाम लोगों ने विभिन्न पहलुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करके आपस में उम्मीदवार को उसके सामने नहीं रखा गया, उम्मीदवार सबको बाहर कर दिया गया और वे लोग आपस में गंभीरतापूर्वक एक सशक्त और प्रभावी जिला संघ के निर्माण के लिए सर्वसम्मति से मुझे मुखिया संघ की जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। जिस तरह से जिम्मेदारी दी गई है आपको, एक तो पंचायत को देखना, फिर जिला को भी देखना, जिन जिन व्यक्ति ने आपको चुना उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? जिन जिन व्यक्तियों ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके तरफ से, आपके माध्यम से, कि मैं उस पर खरा उतरूंगा। उनकी जो भी समस्याएं होगी, केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक रूप से त्रिस्तरीय पंचायत में, चाहे मुखिया हो, सदस्य हो, सरपंच हो, पंच हो, पंचायत समिति हो और जिला परिषद के सदस्य हो, मैं तमाम लोगों की जो कठिनाइयां हैं, जो सामने में कठिनाई होगी, उसको जिस स्तर में वह हल होने का होगा, हम उस पदाधिकारी से बात कर उन समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करें। पंचायत के सभी प्रतिनिधि को, चाहे वह मुखिया हो, सरपंच हो, सदस्य हो, पंच हो, पंचायत समिति के सदस्य हों और जिला परिषद के सदस्य हों, जिस तरह से विधान परिषद, विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य को तनख्वाह दिया जाता है, इनका भी तनख्वाह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, जो लोग एक बार 5 वर्ष तक जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, उनको पेंशन भी दिया जाता है, पेंशन है। इसके बाद उन्हें यहाँ से जो उनका कार्य क्षेत्र है वहाँ से पटना जाने के लिए, फिर वहाँ से दिल्ली जाने के लिए हवाई जहाज़ का सुविधा, फिर ट्रेन में मुफ्त टिकट की सुविधा उनको दी जाती है। लेकिन ग्राम पंचायत में कहीं भी अगर पटना जाने का नौबत हो जाए, दिल्ली जाने का नौबत हो जाए, तो उसे अपनी घर का आटा गील करना पड़ता है और तब उस पैसे से व्यक्तिगत व्यवस्था से उनको पटना जाना है, व्यक्तिगत व्यवस्था से उन्हें दिल्ली जाना है। तो एक ही देश के अंदर एक तरफ कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि को सैलरी निर्धारित कर दी गई है, वेतन, मासिक वेतन है, इसके बाद वेतन तक सीमित नहीं है, उसको रहने के लिए आवास की व्यवस्था है और उनके स्वास्थ्य की सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है, उनके सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है। वे जो क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, इसके लिए उनको क्षेत्र भ्रमण का पैसा अलग से दिया जाता है। उतना ही नहीं, वो जो भ्रमण करते हैं उसके चलते जो उसको शारीरिक परेशानी होती है तो उसको जर्किंग अलाउंस मिलता है। तो इस तरह से एक ही देश के अंदर, एक ही राज्य के अंदर यह दोहरी नीति चल रही है। इसके लिए त्रिस्तरीय पंचायत के तमाम जनप्रतिनिधियों को संघर्ष का रास्ता चुनना होगा और सरकार पर दबाव बनाकर इसे हासिल करने के लिए तमाम लोगों को आगे आना होगा और एक न एक दिन निश्चित रूप से इन तमाम जनप्रतिनिधियों को भी बाध्य होकर के सरकार को तनख्वाह निश्चित करना होगा। एक और सवाल है, आए दिन देखिए, आप प्रश्न किए कि आपका कार्यक्रम क्या है। मैं इसमें संक्षेप में आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ विधानसभा है तो विधान परिषद भी है। विधान परिषद में 1/3 मतलब 75 सदस्य हैं हमारे यहाँ विधान परिषद में, तो 1/3 सदस्य हमारे स्थानीय प्राधिकार से आते हैं, जिसमें ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, नगर परिषद है, इन तमाम मिलाकर के 25 सीटें इनके लिए है। लेकिन इस पर राजनीतिक दल कब्जा किए हुआ है, वह जनप्रतिनिधि के बीच से लोगों को जाने नहीं दे रहा है, जिस कारण की जितनी समस्याएं हैं इसकी आवाज़ सरकार में पहुंचाने में जनप्रतिनिधि लोग सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो सबसे पहली लड़ाई होगी हमारी कि सभी पूरे राज्य के मुखिया को संगठित करना, जिले के मुखिया को संगठित करना, प्रखंड के मुखिया को संगठित करना, त्रिस्तरीय पंचायत के तमाम जनप्रतिनिधियों को संगठित करना और उनके संगठन के माध्यम से जो हमारी 25 सीटें हैं स्थानीय प्राधिकार के, उस 25 सीटों पर पंचायत के सदस्य, सरपंच, मुखिया
पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य के द्वारा वे सीट भरे जाएं और तब इसकी जो हमारी आवाज़ है, जो हमारी मांग है, ये सरकार के सामने रखी जाएगी और तब इसका समाधान सही रूप से हो सकेगा। और जहाँ तक स्थानीय प्राधिकार में अभी तक सरपंच को उस चुनाव में भाग लेने से वंचित रखा गया है, पंच को उस चुनाव में भाग लेने से वंचित रखा गया है। मैं इसकी भी लड़ाई लड़ना चाहता हूं कि जैसी अधिकार मुखिया को है, जैसा अधिकार सदस्य को है, पंचायत समिति को है, जिला परिषद को है, नगर निगम और नगर परिषद को है, वही अधिकार पंचायत के सरपंच और पंच को भी मिले। मैं इसके लिए पूरी संघर्ष करने के लिए मैं तैयार हूँ। बिहार में बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, मंत्री से लेकर के बिहार सरकार से लेकर के छोटे प्रतिनिधि तक, वार्ड सदस्य तक की अगर बात करें, विधायक हो गए, एमएलए हो गए, एमपी साहब हो गए, मंत्री हो गए, बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं। एक बार जीतने के बाद 5 साल वो राज करते हैं, फिर भी सरकार की तरफ से उनको पेंशन, गाड़ी, बंगला, फिर पैसा, और छोटे जनप्रतिनिधि को क्यों नहीं मिलता है? देखिए, ये संविधान में जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय में पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं सूची में संबद्ध नहीं किया गया। 11वीं अनुसूची में अगर इसे संबद्ध कर दिया गया होता तो इनके लिए सारी व्यवस्थाएं उसी समय तय हो जाती। लेकिन लंबे समय के बाद 1993 में राजीव गांधी जी ग्राम स्वराज की सपना को साकार करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत के लिए 73वां संशोधन किए और 73वां संशोधन के माध्यम से उन्होंने ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। उससे पहले जो भी ग्राम पंचायत का चुनाव होता था उसका कोई समय सीमा नहीं थी। जब हुआ 3 बरस पर होता था, 5 बरस पर होता था, 10 बरस पर भी चुनाव हुआ करता था और 15 बरस पर चुनाव हुआ करता था। लेकिन राजीव गांधी धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए उन्होंने संविधान में 73वां संशोधन करके ग्राम पंचायत को 11वीं सूची में अंकित किया और उस रोज से ग्राम पंचायत की व्यवस्था बिहार सरकार, प्रत्येक राज्य सरकार को सौंपी गई। लेकिन दुर्भाग्यवश राज्य सरकार इसको विकेंद्रीकरण, सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास नहीं रखती है, जिस कारण से कि जो इसको सशक्त रूप से होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। मुखिया जी, एक और सवाल है। एक बार विधायक बनने के बाद 30 से 35 से 40 हज़ार रुपये उनको सैलरी मिलती है मंथली, और वही मुखिया लोग जो जनप्रतिनिधि छोटे हैं, जैसे मुखिया की बात कर ले, समिति की बात कर ले, वार्ड सदस्य की बात कर ले, तो वार्ड सदस्य लोगों की जो तनख्वाह होती है, जो सैलरी होती है 500 से 800 रुपये महीना, और जो मुखिया लोगों की जो सैलरी होती है 3500 से 4000 रुपये। फिर भी सरकार इस पर ये कहाँ धरातल पर काम करती है, ज़मीनी स्तर पर काम करती है। हालांकि ना तो इनके पास कोई गाड़ी सरकार की तरफ से है, नहीं सारा कुछ है, और फिर भी काम करने के बाद उनको जान की भी खतरा होती है। आए दिन मुखिया जनप्रतिनिधि पर हमला होता रहता है, मगर फिर भी सरकार और प्रशासन इस पर जैसी जवाबदेही के साथ इनकी हत्या के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो या सरकारी पदाधिकारी तंत्र की तरफ से हो। कहीं भी कोई अच्छा रिस्पांस नहीं लेता है, इसी कारण यह हत्या हो रही है। और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से विधायक की सिक्योरिटी है, जिस तरह से एमपी को सिक्योरिटी दिया हुआ है, उसी तरह से मुखिया को भी, ग्राम पंचायत की सभी त्रिस्तरीय पंचायत के तमाम लोगों को उस तरह की सुरक्षा की व्यवस्था सरकार करे। और इसके लिए हम संघर्ष जारी रखेंगे, और जब तक यह सुविधा प्राप्त नहीं होगी मैं तब तक इस संघर्ष को जारी रखूंगा। पहले तो पंचायत का भार था, अब तो पूरे जिला का भार हो गया है। तो आपकी पंचायत में जितनी जनता है और जो लोग आपको मुखिया बनाने के बाद मुखिया संघ का अध्यक्ष बने, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए पहला संदेश है, मैं पहला कार्यक्रम करने जा रहा हूँ कि अभी बिहार सरकार की तरफ से जो ही ये पैसा भेजे गए हैं उनके दैनिक भत्ता के लिए, वह पैसा लंबित है प्रखंड में, और न तो सरपंच साहब को मिल रहा है, न मुखिया जी को मिल रहा है, न वार्ड सदस्य को मिल रहा है, न पंच को मिल रहा है।
तो जो वह रुका हुआ है, यह निश्चित रूप से पदाधिकारी की शिथिलता के कारण, या निश्चित